हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर सेकेंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 बात करें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर फर्स्ट ईयर की। तो आज हम टॉपिक बात करते हैं सामांश विदलन और विषमांश विदलन, जिसको हम लोग सम विदलन या विषम विदलन भी कहा करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक फिशन एंड हेट्रोलिटिक फिशन। क्या बोलते हैं बेटा? होमोलिटिक फिशन एंड हेट्रोलिटिक फिशन। इसका मतलब होता है सामांश विदलन और विषमांश विदलन। यहाँ पर सामांश विदलन और विषमांश विदलन की क्राइटेरिया या कैटेगरी की अगर बात करें तो सिंपल सी बात होती है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉन्ड का विखंडन किस प्रकार किया जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉन्ड का विखंडन हम नॉर्मल तौर पे दो तरीके से करते हैं। अगर हम बात करें होमोलिटिक फिशन की या हेट्रोलिटिक फिशन की, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नॉर्मली तो तीन प्रकार से होता है हमारे पास, चाहे हम आयनिक बॉन्ड के अकॉर्डिंग करें या कोवेलेंट बॉन्ड के अकॉर्डिंग करें या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अकॉर्डिंग करें। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें सीधे से पढ़ाया गया था क्लास 11th में कि ऑर्गेनिक बॉन्ड एनी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर, अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, कोई एटम कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देता है तो उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और अगर एनी एलिमेंट्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई अपने एलिमेंट्स शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन को और शेयर करके कोई बॉन्ड बनाते हैं तो उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में रखते हैं। और अगर कोई ऐसे कंपाउंड है जो एलिमेंट्स शेयर ना करके एलिमेंट्स डोनेट करें किसी पर्टिकुलर दूसरे इलेक्ट्रॉन को और वहां पे आयनिक बॉन्ड ना हो, तो वहां पर कैटेगरी आ जाता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो बात करते हैं, मान लेते हैं होमोलिटिक फिशन पर सपोज कर लेते हैं हमारे पास एलिमेंट्स लिखा हुआ है मीथेन। क्या लिखा हुआ है? मीथेन। अब मीथेन कि अगर बॉन्ड बात करें तो मीथेन के कार्बन एटम के चारों हाइड्रोजन, कार्बन एटम जो चारों हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है वो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। स्ट्रक्चर अगर देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन के साथ साझा कर रहे हैं। बट अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, मान लीजिए मैंने लिख दिया CH3 बॉन्ड H, तो ये जो बॉन्ड होगा ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का शेयर करके और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का शेयर करके, ये जो बॉन्ड होगा ये पर्टिकुलर यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड के अकॉर्डिंग जुड़ा होगा। कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे देखते हैं ऐसे, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये होगा कार्बन एटम का और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास हाइड्रोजन एटम का होगा, तो ये कोवेलेंट के अकॉर्डिंग जुड़ा होगा। और अगर इस कोवेलेंट पर मैं होमोलिटिक फिशन डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ? होमोलिटिक फिशन डाल देता हूँ यहाँ पर, तो होमोलिटिक फिशन डालने पर क्या होगा? मैंने कहा होमोलिटिक सामांश विदलन, सामांश विदलन जो एटम शेयर करके बॉन्ड बना रहे थे वो पर्टिकुलर एटम अपने अपने खींच लें। मान लेते हैं ये क्रॉस आइडेंटिफाई कार्बन इलेक्ट्रॉन एंड पॉइंट आइडेंटिफाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन अपना खींच ले और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपना खींच ले। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने खींचेंगे तो पर्टिकुलर ये फ्री रेडिकल के रूप में कन्वर्ट होते हैं। क्या कन्वर्ट होते हैं? फ्री रेडिकल। तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके, इस तरीके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने कहा कार्बन का इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है क्रॉस से और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया मैंने पॉइंट से। तो ये हमारे पास मेथाइल फ्री रेडिकल क्या बन गया? मेथाइल फ्री रेडिकल, और ये हमारे पास हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन गया। बट अगर हम इसी कंपाउंड पर, इसी पर मैं हेट्रोलिटिक फिशन लगा देता, सेम अकॉर्डिंग मैं इसी पर हेट्रोलिटिक फिशन लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा? हेट्रोलिटिक फिशन लगा देता हूं। अगर हेट्रोलिटिक फिशन लगा देता, होमोलिटिक पे तो कंडीशन ये हुई कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर अपने अपने टूट गए, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। लेकिन हेट्रोलिटिक पे कंडीशन क्या है? हेट्रोलिटिक ये कहता है कि शेयर करने वाला इलेक्ट्रॉन बराबर डिवाइडेशन नहीं करेगा। शेयर करने वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? या तो जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट कर जाए, और यह कंडीशन इसकी ऐसे भी हो सकती है। इसकी कंडीशन
हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी शिफ्ट कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कार्बन की ओर शिफ्ट करेगा, ये जरूरी ये भी नहीं है कि हाइड्रोजन की ओर शिफ्ट करेगा, किसी तरफ भी शिफ्ट कर सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा वो हेटेरोडेटिक पर पर्टिकुलर दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे तो जिसका इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर पर्टिकुलर क्या आ जाएगा, कैटायनिक चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर लेगा, एक्सेप्ट करेगा जो, वो क्या चला जाएगा, माइनस चार्ज पे। तो मान के ये चलते हैं कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, पॉइंट आइडेंटिफाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एंड क्लास आइडेंटिफाई कार्बन इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर अपना इलेक्ट्रॉन तो कार्बन ले रहा है, बट अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी कार्बन ले रहा है तो इस पर हमारे पास आ जाएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इस पर क्या आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज पे जा सकता है हाइड्राइड आयन। बट अगर यहां पर कंडीशन उल्टा लग जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाए और ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये अपना कार्बन इलेक्ट्रॉन भी दे दे हाइड्रोजन को, तो हमारे पास इसके पास क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, जस्ट अपोजिट चार्ज पहुंच जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि हेटेरोडेटिक फिशन ये कहता है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन तो ले और साथ वाले कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन भी या साथ वाले एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन भी क्या कर ले, खींच लेता है। तो इस कंडीशन को हम हेटेरोडेटिक फिशन कहते हैं। और जहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर बराबर डिवाइडेशन हो जाते हैं, अलग अलग चले जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, होमोलिटिक फिशन कहते हैं। और एक विशेष बात बच्चों याद रखने वाली ये होती है कि होमोलिटिक फिशन पर फ्री रेडिकल कन्वर्ट होते हैं और हेटेरोडेटिक फिशन पर हमारे पास कैटायनिक या एनायनिक चार्ज कन्वर्ट हुआ करते हैं। और जो एनायनिक एंड कैटायनिक चार्ज कन्वर्ट होते हैं उसी से हम ऑर्गेनिक की कोई भी केमिकल रिएक्शन को बनाया करते हैं। केमिकल रिएक्शन पर ऑर्गेनिक के जो चार्ज हैं उनका होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर क्या होता है हमारे पास, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा गया कि एनी रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद बेस देन रिफ्लेक्स ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिस पर अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करता है, अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करता है, तो इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नॉर्मल तौर पे क्लास 10 की रिएक्शन है, बट इसको हम लोग अब जब हम बीएससी में पढ़ते हैं इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को, तो हम इसका एक नाम चेंज कर देते हैं, इसको आयनिक फॉर्म रिएक्शन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, आयनिक फॉर्म रिएक्शन। तो आयनिक फॉर्म रिएक्शन यहाँ पे देखिएगा थोड़ी सी, मान लेते हैं हमारे पास कोई एसिड है, एसिड भी हमारे पास एसिड के भी क्लासिफिकेशन होते हैं। एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, अगर जो आंशिक रूप में टूटे या बहुत आसानी से टूट जाए तो वो क्लासिफिकेशन आगे पढ़ाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास HCl, मान लेते हैं एसिड है, हम कोई बेस डाल देते हैं, बेस हमारे पास क्या हो गया, NaOH। HCl हमारे पास एसिड है, एक बेस डाल दिया NaOH, तो NaOH अगर बेस डाल दिया तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की मान लीजिए मैंने कहा HCl प्लस NaOH डाल देते हैं, तो रिएक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, रिएक्शन होती किस अकॉर्डिंग है। टोटल रिएक्शन में अगर देखें तो 90% रिएक्शन आयनिक रिएक्शन पे आधारित होती है। आयनिक रिएक्शन का मतलब कि दिया गया कंपाउंड अपने आयन में फॉर्म कर जाता है, आयन में टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे HCl की बात करें तो H पर कैटायनिक चार्ज उपस्थित होता है, कैटायनिक चार्ज, और Cl पर हमारे पास एनायनिक चार्ज होता है, Na पर हमारे पास कैटायनिक होता है, OH पर हमारे पास एनायनिक होता है। तो यहाँ पर जब चार्ज हमें कन्वर्ट पता चलते हैं तो विपरीत आवेशित आयन अटैक किया करते हैं, तो ये H अटैक कर जाएगा OH से और Na अटैक कर जाएगा Cl से, तो हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट तैयार होता है वो तैयार हो जाता है NaCl और वाटर। तो मैंने यही कहा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर कि HCl एसिड और बेस पर्टिकुलर रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हमारे पास सॉल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। तो ये हमारे पास एक सॉल्ट हो गया, जनरली जिसे हम ब्राइन कह सकते हैं या सोडियम क्लोराइड कह सकते हैं, तो इसको हम और साधारण भाषा में नमक भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, सोडियम सॉल्ट। अब बात करें इसी के बारे में, तो मैंने कहा कि ये हेटेरोडेटिक फिशन के अकॉर्डिंग जो भी कंपाउंड बना था वो आयनिक फॉर्म पे कंपाउंड निकलना चाहिए। अब इसी में बात अगर आती है कि सर
ये HCl किस बॉन्ड के अकॉर्डिंग जुड़ा है? ये सर आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? हम कैसे क्लासिफाई कर लेते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? तो मैंने कहा था आयनिक बॉन्ड में का द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनी एलिमेंट्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वह तत्व जो अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे, किसी दूसरे को दान कर दे, उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो मान के ये चलते हैं कि इसके पास आउटर मोस्ट शेल पर एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का आज तक कोई सिंबल नहीं है, हम लोग मात्र इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस का ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि सर क्रॉस होगा तो केवल कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन मानेंगे या पॉइंट होगा तो हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ये क्रॉस, पॉइंट, जीरो, ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफाई करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को कि ये पर्टिकुलर इस एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर रहा है। मान के चलते हैं HCl था हमारे पास, H के आउटर मोस्ट शेल पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। Cl के आउटर मोस्ट शेल पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Cl के आउटर मोस्ट शेल पर 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। आउटर मोस्ट शेल पर कितने इलेक्ट्रॉन? 7। मान के चलते क्यों 7? क्योंकि एटॉमिक नंबर तो इसका 17 होता है। Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। 17 को बोरबरी के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं? 287 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 287। तो इसके आउटर मोस्ट शेल पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 7। आउटर मोस्ट शेल का मतलब होता है आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैकेंट शेल भी कहते हैं, और इसको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, वो आगे बताएंगे। तो यहां पर हमारे पास H के आउटर मोस्ट शेल पर एक इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। तो मैंने कहा था आयनिक बॉन्ड पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये कंप्लीट ट्रांसफर कर सकता है? अगर ये कंप्लीट ट्रांसफर करेगा तो Cl का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। भाई नियम तो यही कहता है कि ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए, और अपनी प्रोडिक टेबल पर इकलौता हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ऑक्टेट जिसका कंप्लीट नहीं होता है, हाइड्रोजन कहता है कि भैया मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं 2 इलेक्ट्रॉन से संतुष्ट हो जाऊंगा, मुझे अपना ऑक्टेट पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई इतना शक्तिशाली एलिमेंट है ही नहीं अपनी प्रोडिक टेबल पर जो हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो इसका तो काम चल जाएगा, इसका तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। लेकिन अब सिंपल सी बात यह है कि ऐसा कोई दानदाता नहीं है अपनी पृथ्वी पर जो अपना इलेक्ट्रॉन देके अपना खाली करके दूसरे को काम चलाए, ऐसा तो कोई है नहीं। तो ये कंप्लीट ट्रांसफर कर सकता था कब? जब इसके आउटर मोस्ट शेल पर और इलेक्ट्रॉन होते। अगर ये कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा तो ये तो खाली हो जाएगा, तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो इसका कोई मान नहीं रहेगा। इसलिए ये कंप्लीट ट्रांसफर ना करके ये कहेगा भैया मैं क्या कर लूंगा? शेयर कर लूंगा आपके साथ। ठीक है, क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। और जब शेयर कर लेगा तो क्या बन जाएगा? H बॉन्ड Cl बन जाएगा। इसी का एक एग्जांपल होता है हमारे पास। मान के चलते हैं हमारे पास NaCl लिखा हुआ है। आपने बच्चों NaCl को कभी भी Na बॉन्ड Cl नहीं देखा होगा। HCl तो आपको H बॉन्ड Cl लगा है, लेकिन आपने Na बॉन्ड Cl नहीं देखा होगा। जबकि H और Na एक ही पीरियड, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अगर हम H और Cl, H और Na की बात करें तो ये हमारे पास बेस अर्थ मेटल होते हैं, सॉरी बेस मेटल। क्या होते हैं? बेस मेटल। ठीक है, बेस मेटल पर जनरली आपको टीचर ने पढ़ा दिया था हाई स्कूल इंटर में, हलीना कर रब से फरियाद, है ना? हलीना कर रब से फरियाद। तो आपको यहाँ पे बता दिया गया था कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। यहाँ पे मैं एलिमेंट्स लिखे दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। Li, Na, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये क्या लिख दिया हमने यहाँ पे? फ्रांसियम। एटॉमिक नंबर की बात करें तो 1 3 11 19 37 55 और 87 ये होते हैं इनके एटॉमिक नंबर। तो बात यहाँ पे थी कि अगर एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स एक बना रहा है कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा बनाने की कोशिश कर रहा है आयनिक बॉन्ड, ये कोवेलेंट नहीं बनाएगा। बात ये ना कि अगर ये कोवेलेंट बना रहा है तो इसको भी कोवेलेंट बनाना चाहिए, इसको भी कोवेलेंट बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कोवेलेंट बना रहा है, ये बना रहा है आयनिक, तो इसका कंडीशन देखो आयनिक क्यों बना रहा है। मान के चलते हैं मेरे पास Na लिखा हुआ है। Na के आउटर मोस्ट शेल पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक, क्योंकि Na का तो 11 होता है। 11 को क्या लिखते हो?
2 का 8 एक तो ना, तो इसके आउटर मोस्ट शेल पर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1। अब Cl के आउटर मोस्ट शेल पर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 7। 1 2 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गया ना इसके आउटर मोस्ट शेल पर। अब सोडियम कंप्लीट ट्रांसफर करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसके पीछे कोष पे, इसके पीछे सेल पे इलेक्ट्रॉन है जो इसको ये कहते हैं कि आप ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन ऐसा हाइड्रोजन के साथ नहीं था। हाइड्रोजन के पास तो इकलौता एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन सोडियम के पास पीछे इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, 2 भी कंप्लीट है और 8 भी कंप्लीट है। क्योंकि अगर यहां पे बात करें तो इसका सेल होता है KLMn। क्या होता है? इसका K सेल भी पूरा है और L सेल भी पूरा है। M सेल पर एक इलेक्ट्रॉन था तो वो कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा, लेकिन ऐसा हाइड्रोजन के साथ नहीं था। हाइड्रोजन के साथ क्या था? एक इलेक्ट्रॉन था, तो यहां पर ये कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा। और जब ये कंप्लीट ट्रांसफर करेगा तो इसको हम लोग एक पढ़ते हैं फजांस रूल। क्या पढ़ते हैं? फजांस रूल। कंप्लीट ट्रांसफर करने पर क्या होता है? जैसे ये कंप्लीट ट्रांसफर करेगा तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? दे रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या जाएगा? कैटायनिक चार्ज। और ये एक्सेप्ट कर रहा है तो इस पर क्या चला जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यही एक कारण होता है कि NaCl को हम कोवेलेंट बॉन्ड नहीं कहा करते हैं और HCl को कोवेलेंट बॉन्ड कहा करते हैं। नेक्स्ट अगले लेक्चर